हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ आप सभी के समक्ष पुनः एक बार उपस्थित है। जैसा कि विद्यापीठ आप सभी के लिए लगातार परीक्षोपयोगी सामग्री को लेकर उपस्थित होता रहा है, आज पुनः आप सभी के समक्ष परीक्षोपयोगी सामग्री को लेकर उपस्थित है। और आज जो सामग्री आपके समक्ष है वह बीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित है। और बीपीएससी मुख्य परीक्षा में नवीन प्रवृत्ति के अनुसार टिप्पणी वाले प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, जैसे कि अन्य सभी पीसीएस लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। और बीपीएससी मुख्य परीक्षा के जीएस के पेपर 1 का जो सेक्शन 1 है, जो भारतीय इतिहास और संस्कृति नामक विषय के रूप में जाना जाता है, और इतिहास और संस्कृति में जो टिप्पणी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर या टॉपिक को लेकर बीपीएससी विद्यापीठ आपके समक्ष उपस्थित है। और भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित कई मुख्य टिप्पणी से संबंधित सामग्रियां आपके समक्ष उपस्थित की जा चुकी हैं इससे पहले के वीडियो में। और आज हम लोग भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित, जिसको संस्कृति, क्योंकि कला जो है यह संस्कृति का ही अंग होता है, तो भारतीय इतिहास और संस्कृति के खंड से संबंधित यह टॉपिक है। और क्वेश्चन है कि मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषताओं के उल्लेख करें, अथवा मंदिर निर्माण की दक्षिण भारतीय शैली। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि बीपीएससी विद्यापीठ आप सभी के लिए इससे पिछले वीडियो में भारत में जो मंदिर निर्माण की शैलियां प्रचलित रही हैं प्राचीन काल में, उनको प्राचीन काल और मध्यकाल भी कह सकते हैं, उनको लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। और पिछले वीडियो में मंदिर निर्माण की तीनों शैलियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां प्रचलित रहीं। मुख्य रूप से, मौलिक रूप से तो 2 ही शैलियां रही प्रचलित थी, नागर शैली उत्तर भारत में और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में। और कहीं कहीं इन दोनों की मिश्रित शैली में मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसको बेसर शैली कहते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में नागर शैली से संबंधित सभी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख किया जा चुका है। और आज के वीडियो में द्रविड़ शैली से संबंधित जो दक्षिण भारत में प्रचलित मंदिर निर्माण की शैली है या शैली थी, उससे संबंधित सभी मुख्य विशेषताओं की चर्चा आज की जाएगी, ताकि आप ऑब्जेक्टिव में तो खैर देखिए, कहने के लिए मुख्य परीक्षा में जिन जिन बिंदुओं में हम लोग टिप्पणी में लिखते हैं वही ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। तो ये हर दृष्टिकोण से उपयोगी है। और इसको लैंग्वेज में अगर सजा दिया जाए तो यही मुख्य में टिप्पणी लिखने में आसानी हो जाती है। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली या दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण की शैली पर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसकी जो मुख्य विशेषता उनमें सबसे पहले चहार दीवारी, बाउंड्री वॉल। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि नागर शैली में जो मंदिर बनाए जाते थे, उन मंदिर में चारों ओर चहार दीवारी नहीं दिखाई देता। हाँ, मंदिर का निर्माण चबूतरा पर किया जाता था, प्लिंथ पर किया जाता था। तो जहाँ नागर शैली के मंदिर चबूतरा पर बनाए जाते थे, वहीं द्रविड़ शैली के मंदिर में चबूतरा तो नहीं दिखाई दिया है, लेकिन नागर शैली से अलग एक विशेषता यह दिखाई देती है कि द्रविड़ शैली में जो मंदिर बनाए गए उनको चारों ओर बाउंड्री वॉल या चहार दीवारी से घेरा गया है। यह द्रविड़ शैली के मंदिर की एक मुख्य विशेषता है। इसके बाद अगली विशेषता है गोपुरम। तो जैसा कि देखिए, आपको यहाँ कुछ चित्र में सामान्य में समझाया गया है कि यही जो चहार दीवारी होता है, चारों ओर जो चहार दीवारी होता है, उसका जो प्रवेश द्वार होता है,
एंट्रेंस गेट होता है, या सरल शब्दों में तोरण द्वार जो होता है उसी को गोपुरम कहा जाता है। तो द्रविड़ शैली के मंदिर चारों ओर चहारदीवारी से घिरे होते हैं, और बीच में चहारदीवारी के बीच में जो एंट्रेंस गेट होता है, चहारदीवारी के बीच में स्थित जो प्रवेश द्वार होता है या तोरण द्वार होता है, उसी को गोपुरम कहा जाता है। तो चहारदीवारी और गोपुरम की विशेषताएं देखी जाती हैं द्रविड़ शैली के मंदिर में। इसके बाद अगली विशेषता आप देखें विमान के रूप में। तो विमान जो होता है, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि मंदिर का जो सीढ़ीदार मंदिर की जो रचना है या जो गुंबदाकार रचना है, जो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं गुंबद के रूप में उठा है, उसी को विमान कहते हैं। अब यहाँ देखिए इसका विश्लेषण यहाँ लिखा हुआ है ताकि मेंस लिखने में आसानी हो कि मंदिर के गुंबद को विमान, और खासकर विमान शब्द का प्रयोग तमिलनाडु के मंदिरों में किया गया है। विमान शब्द का प्रयोग जो है मंदिर के गुंबद के लिए, यह मुख्य रूप से तमिलनाडु में किया गया है। तो मंदिर के गुंबद को विमान खासकर तमिलनाडु में कहा जाता है। यह एक सीढ़ीदार पिरामिड की तरह होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी जैसा पिरामिड की तरह उठता है। और पिरामिड के बारे में पढ़ते हैं कि आधार पर यह चौड़ा होता है और शीर्ष की ओर जाते जाते यह पतला होते चला जाता है। तो यह जो गुंबदाकार रचना है, जो सीढ़ीदार पिरामिड की तरह होता है, जो ऊपर की ओर ज्यामितीय रूप से उठा होता है, जियोमेट्रिकल रूप से उठा होता है। तो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में जो निर्मित मंदिर हैं, उन मंदिरों का जो गुंबद होता है, जो सीढ़ीदार पिरामिड जैसी रचना होता है, उसी को खास करके तमिलनाडु में विमान कहा जाता है। इसके बाद द्रविड़ शैली के मंदिर में एक विशेषता शिखर के रूप में देखी जाती है। और शिखर शब्द का प्रयोग मंदिर की चोटी पर स्थित मुकुट जैसी रचना के लिए किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, विमान के ठीक ऊपर मंदिर की चोटी पर एक मुकुट जैसी रचना दिखाई देती है। द्रविड़ शैली में निर्मित हर मंदिर में उसी को शिखर कहा जाता है। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है पिछले वीडियो में नागर शैली के बारे में, तो पढ़ा है कि नागर शैली में भी गुंबद के ऊपर यानी शिखर के ऊपर एक विशेष रचना होती है। तो नागर शैली में जो गुंबद के ऊपर विशेष रचना होती है, एकदम बिल्कुल टॉप पर या शीर्ष पर, उसको कलश या आमलक कहते हैं। कलश या आमलक कहते हैं। और दक्षिण भारत में जो द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है, उसके शिखर को, उसके ऊपरी वाले भाग को शिखर कहते हैं। और नागर शैली में शिखर को हम लोग या प्राचीन काल के लोग आमलक कहते थे, जो बिल्कुल कलश जैसी रचना होती है। यहाँ विवरण में लिखा हुआ है कि शिखर शब्द का प्रयोग मंदिर की चोटी पर स्थित, शिखर शब्द का प्रयोग मंदिर की चोटी पर स्थित मुकुट जैसी रचना के लिए किया जाता है। यह नागर शैली के कलश या आमलक जैसा होता है। तो जो नागर शैली में कलश है वो यहाँ आमलक है। अब इस तरह से पढ़ने से दो फायदे होंगे। अलग अलग पूछेगा नागर शैली और द्रविड़ शैली तो लिख ही देंगे, और जब दोनों की तुलना पूछेगा तो भी बड़ी आसानी से लिख देंगे। तो पढ़ाई का पैटर्न इस प्रकार होना चाहिए कि किसी भी रूप में क्वेश्चन आए, क्वेश्चन का फॉर्मेट कोई भी हो, आप आंसर लिखने में एबल हों, सक्षम हों। तो द्रविड़ शैली के मंदिर की मुख्य विशेषताओं में चहारदीवारी, गोपुरम, विमान, शिखर, ये तो हैं ही। और अन्य विशेषताओं में आप देखें कि मंदिर के प्रवेश द्वार पर भयानक द्वारपालों की प्रतिमा। मंदिर के प्रवेश द्वार पर या मंदिर के प्रवेश द्वार यहाँ कंफ्यूज कर देगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मंदिर के गर्भगृह क्षमा करें,
मंदिर के गर्भगृह के द्वार, क्योंकि प्रवेश द्वार का मतलब हो जाता है गोपुरम यहाँ। तो मंदिर के गर्भगृह, गर्भगृह का मतलब जैसा कि आप देख रहे हैं कि गर्भगृह का मतलब जहाँ पर मुख्य देवता को या अधिष्ठाता देवता को रखा जाता है, जो मुख्य देवता होते हैं जिनके नाम पर मंदिर होता है। और ये गर्भगृह की विशेषता हर शैली के मंदिर में देखी जाती है, क्योंकि गर्भगृह में ही भगवान, मुख्य भगवान को रखा जाता है। तो गर्भगृह जैसा कि आप देख रहे हैं कि गर्भगृह जो होता है, तो नागर से द्रविड़ शैली में जो गर्भगृह के बाहर का जो दरवाजा होता है या द्वार होता है, वहाँ पर भयानक द्वारपालों की प्रतिमा, जैसे लग रहा है कि ये द्वारपाल भगवान की रक्षा में खड़े हों। तो द्वारपालों की रचना हो, द्वारपालों की मूर्ति बनाई गई है। और जब नागर शैली की तुलना करें, आपने पीछे भी वीडियो में पढ़ा होगा, मैंने बताया है कि नागर शैली में गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर मुख्य रूप से गंगा और यमुना की मूर्तियां बनाई गई हैं, जबकि द्रविड़ शैली में गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर भयानक द्वारपालों की प्रतिमा बनी हुई है। ये दोनों में अंतर है। इसके बाद आप देखें कि दक्षिण भारत में जो द्रविड़ शैली की मंदिर बनाए गए, उनमें मंदिर के आहता या परिसर, यानी मंदिर के आहते में या मंदिर के परिसर में एक बड़ा जलाशय या तालाब जरूर से जरूर देखा जाता है। और नागर शैली के मंदिर में यह विशेषता अनिवार्य नहीं है, लेकिन द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं उनके आहते में या उनके घेरा में एक बड़ा जलाशय या तालाब अवश्य देखे गए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की शैली थी, उनकी मुख्य विशेषताएं हैं चहारदीवारी, गोपुरम, विमान, शिखर। यहाँ भी देखें गर्भगृह जहाँ पर मुख्य देवता। अच्छा, इसके बाद मंडप भी हर जगह देखने को मिला है। तो मंडप में एक विशेषता देखें कि मंदिर के जो आगे की रचना है, जो वहाँ भी देखने को मिला है आपको। उत्तर भारत के भी नागर शैली में मंडप भी देखने को मिला है। तो मंडप की जो रचना होती है, मंदिर के आगे में एक बड़ा हॉल होता है। ये दोनों जगह गर्भगृह नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों जगह कॉमन है, और मंडप नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों जगह कॉमन है, जहाँ गर्भगृह के ठीक बाहर एक हॉल जैसी रचना होती है, जिसमें लोग जमा होते हैं और जिसमें भजन कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो आप देख सकते हैं द्रविड़ शैली के जो निर्मित मंदिर हैं, उनकी मुख्य विशेषताओं में चहारदीवारी, गोपुरम, विमान, शिखर, गर्भगृह, मंडप। हालांकि गर्भगृह और मंडप कॉमन है, ये डिफरेंस नहीं है। गर्भगृह और मंडप दोनों शैली नागर और द्रविड़ दोनों में है, लेकिन जब विशेषता लिखे तो इसको भी जरूर लिखे मंडप और गर्भगृह के बारे में। तो द्रविड़ शैली के मंदिर में चहारदीवारी, गोपुरम, विमान, शिखर, मंडप, गर्भगृह, और गर्भगृह के दरवाजे पर भयानक द्वारपाल, और मंदिर के आहते में बड़ा जलाशय या तालाब का निर्माण अवश्य किया गया है। तो मेरा विश्वास है कि अगर इतने सारे कंटेंट आप ध्यान में रखते हैं, वीडियो को गौर से सुनते हैं, पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं, तो मंदिर निर्माण की कोई भी शैली आपके समक्ष अगर आता है तो आप निश्चित रूप से इसका उत्तर लिख के आएंगे। और बहुत ही प्रमुख और संभावित प्रश्न होते हैं ये सब। तो मेरा विश्वास है कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि उपयोगी वीडियो आप तक पहुंचता रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और फिर इसी प्रकार की उपयोगी सामग्री को लेकर बीपीएससी विद्यापीठ आपके समक्ष उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।